हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं हमारी ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आइए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। बात 200 साल पुरानी है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। प्राचीन काल से ही हमारे देश में कई राजा राज्य करते आए हैं। सबकी अपनी अपनी एक कहानी होती है। इसी तरह आज हम आपको उत्तर प्रदेश में स्थित मकरही नामक स्थान के बारे में बताएंगे, जिसने अपनी रहस्यमयी सुंदरता से लोगों का मन मोह लिया है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मकरही नामक स्थान पर कमला प्रसाद सिंह नाम के राजा राज्य करते थे। इन्होंने अपने शासनकाल में एक खूबसूरत किला बनवाया था। इनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम महेश्वरी प्रसाद था। मकरही में इन्हीं की विरासत थी। महेश्वरी प्रसाद के पुत्र का नाम अमर सिंह था। इनकी पत्नी का नाम मनहर सिंह था। यह अपनी शान और शौकत के लिए काफ़ी मशहूर थे। इनका एक पुत्र था जिसका नाम ज्ञान सिंह था। ज्ञान सिंह बहुत ही आकर्षक और सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसे अपनी ही विरासत में कार्य करने वाली एक दासी से प्रेम हो गया। वह दासी भी ज्ञान सिंह से प्रेम करती थी, पर ज्ञान सिंह के पिता अमर सिंह को यह बात पसंद नहीं आई। वह अपने बेटे की शादी किसी बड़े राजघराने में कराना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ दासी का भाई, जो ज्ञान सिंह से जलता था और उनके प्रेम की जानकारी होने के बावजूद भी उसने अपनी बहन की शादी किसी और से करा दी। यह शादी उसके मर्जी के खिलाफ थी, जिसे सुनकर ज्ञान सिंह को बहुत बुरा लगा। उधर ज्ञान सिंह के पिता यानी कि अमर सिंह ने अपने बेटे की शादी राजस्थान के एक बड़े राजघराने में करा दी, पर ज्ञान सिंह इस शादी से खुश नहीं था। वह हमेशा उसी दासी की यादों में खोया रहता था। इसी बीच उनके पिता अमर सिंह की मृत्यु हो गई। ज्ञान सिंह इन सबसे बहुत टूट चुका था और वह यह विरासत और किले को छोड़कर कहीं चला गया। उनके जाने के बाद यह किला बिल्कुल वीरान हो गया और यहाँ बिजली न होने के कारण यह और भी डरावना लगने लगा। पर सिर्फ ऐसा रात के वक्त ही होता है। दिन के उजाले में यहाँ कई पर्यटक आते हैं और इसकी भव्यता तथा सुंदरता में मुग्ध हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भारत के उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर के एक ऐतिहासिक रहस्यों और कहानियों से भरपूर हवेली के बारे में वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो हवेली आज भी अम्बेडकर नगर के मकरही गांव में मौजूद है। जो हवेली मकरही की हवेली के नाम से विख्यात है। दोस्तों, हमने इस हवेली के बारे में जानने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हमने कई लोगों से इस हवेली के बारे में सुना था और अंततः मेरे अंदर की जिज्ञासा और उत्प्रेरणा ने मुझे यहाँ तक पहुँचा ही दिया।
जब मैं लोगों से पूछते हुए इस हवेली के पास पहुंचा, तो मेरे अंदर की एक अजीब सी हलचल हुई। यहाँ पहले क्यों नहीं आया? शायद ये हवेली मेरे ही इंतज़ार में था। जब मैं एक टूटी हुई दीवार से चार दीवारी के अंदर गया, तो इस हवेली की विशालता और सुंदरता ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। मैंने इस हवेली के ऊपरी मंजिल पर देखा, जहाँ कुछ बच्चे अपने दोस्तों के साथ सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे थे। तब मैं उन्हें झुंड में देखकर समझ गया कि ये झुंड में क्यों आए हैं। क्योंकि जब आप अकेले किसी पुराने डरावने स्थान पर जाते हैं, तो ऐसा डर लगता है, ना आप किसी को बता सकते हैं और ना ही दिखा सकते हैं। मैंने सोचा था यहाँ पर सन्नाटा होगा, लेकिन इन लोगों को देखकर मेरे अंदर चेतना जगी। शायद इनसे हवेली के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। लेकिन इन लोगों से पूछने पर कुछ ने तो बताया वे पहली बार इस हवेली पर आए हैं, लेकिन आसपास के 2-3 भाइयों ने बताया यह हवेली कई सौ वर्ष पुरानी है और सूरज ढलने के बाद इस हवेली के अंदर डर की वजह से कोई नहीं आता। इसके अलावा इन लोगों से अधिक जानकारी ना मिल सकी। इस हवेली की बनावट ऐसी है कि यह हवेली दिन में खूबसूरत और रोमांचक लगती है, लेकिन रात में अगर आप कुछ क्षण इस हवेली में बिताएं, तो शायद आप उन सभी चीज़ों को मानने लगेंगे जिनके बारे में आप सोचकर डर जाते हैं। भूत, प्रेत, आत्मा, शैतान, साया। डरने की एक दूसरी वजह और भी हो सकती है, जंगली जानवर, क्योंकि इस हवेली के चारों तरफ जंगली पेड़ पौधे हैं। हमें कुछ लोगों से जानकारी मिली कि यह कई लोगों ने रात में और दिन में समय निकालकर इसकी खुदाई भी करते हैं। किसको क्या मिला कौन जानता है, लेकिन यह सच लालच हर डर पर हावी हो जाता है। अब हम आपको इस हवेली के ऊपरी मंजिल से इस हवेली और इसके चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। यह हवेली लगभग 10 बीघे में फैली हुई है। इसके चारों तरफ से चार दीवारी बनी हुई है। यहाँ से उत्तर की दिशा में घाघरा नदी बहती है, जो इसके सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर इस हवेली के चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई पड़ती है। चार दीवारी से बाहर पूर्व में 2 मंदिर बने हुए हैं, जो मानवतावादी और आदर्शवादी सोच को दर्शाते हैं। अर्थात यह मंदिर लोगों को एक साथ ईश्वर की उपासना करने के लिए बनाया गया होगा। अर्थात सभी धर्म के लोग एक साथ इस मंदिर में बैठकर ईश्वर की पूजा कर सकें। तथा इस मंदिर के कुछ ही दूरी पर एक कुआं मौजूद है, जिसके जल से लोगों की प्यास बुझती रही होगी। अर्थात इस हवेली से पहले यह कुआं बना होगा। इस हवेली को बनाने में मदद भी मिलती रही होगी। भाइयों, अब हम हवेली की संरचना के बारे में वीडियो के माध्यम से बताते हैं। इस हवेली की बनावट अत्यधिक सुंदर और प्रभावशाली है। कम से कम यह हवेली 150 वर्ष पुरानी होगी। यह हवेली तब भी वैज्ञानिक तर्क पर सोच विचार कर बनाई गई थी, क्योंकि इस हवेली की बनावट ही कुछ ऐसी है। हवेली में अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए चारों तरफ से दरवाजे लगाए गए हैं, जो अंदर आंगन में खुलते हैं। इस हवेली में इतने बड़े आंगन का निर्माण शायद गर्मी में शीतल हवा और ठंड में धूप पाने के लिए किया गया होगा। और सभी कमरे
में इतने दरवाजे गर्मी से बचने के लिए लगवाए गए होंगे। हवेली के सामने से अंदर जाने पर एक बड़ा राजा का बैठक बना हुआ है, जो बताता है कि यह रियासत चलने पर सुनवाई इसी जगह पर होती रही होगी। इतने बरसों पहले ही जमीन पर बिछाने वाले पत्थर यानी कि टाइल्स का निर्माण हो चुका था, जो टाइल्स आज भी अत्यधिक सुंदर है। इस हवेली के दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण उत्तर तक चारागाह की व्यवस्था रही होगी, जो पुराना होने के कारण लगभग टूट चुका है। मेरे आधार पर इस हवेली और इस हवेली के निर्माण के कलाकारों की जितनी अधिक प्रशंसा की जाए कम है। यह हवेली इतनी सुंदर और आकर्षक है कि अगर आप एक बार इस हवेली के अंदर आ जाएं, तो दोबारा शायद आप अपने आप को यहाँ तक आने से ना रोक पाएं। दोस्तों, इस हवेली का संक्षिप्त इतिहास कुछ इस प्रकार है। हमने हवेली के इतिहास के बारे में जानने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हमें कुछ ग्रामीणों से जानकारी मिली कि अगर आपको इस हवेली का सही इतिहास जानना है तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर हंसवर जाना होगा, जहाँ पर एक कोठी है। मुझे इस हवेली के बारे में जानना था, इसलिए मैं हंसवर पहुँचा। मेरी मुलाकात उस कोठी के वर्तमान मालिक ठाकुर राघवेंद्र प्रताप सिंह से हुई, जो उनका कुछ इंटरव्यू इस प्रकार है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, उसके पहले नहीं बता पाएंगे। माधव प्रसाद सिंह, कृष्ण प्रसाद सिंह 2 सगे भाई थे। अब माधव प्रसाद सिंह से हम लोग हैं, कृष्ण प्रसाद सिंह मकरही। और कृष्ण प्रसाद को मकरही की रियासत मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत गहरा इतिहास तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कुछ जानकारी दी और बताया कि लगभग 1900 में नरेंद्र बहादुर सिंह थे, जिनकी पत्नी ठकुराइन चंद्रभान कुंवर थी। उनके बेटे का नाम कमला प्रसाद सिंह था, जिसे 1931 में मकरही की रियासत मिली। इनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा महेश्वरी प्रसाद सिंह, दूसरा बेटा हीरा सिंह, तीसरा बेटा चंद्र किशोर सिंह थे। महेश्वरी प्रसाद सिंह के बेटे का नाम अमर सिंह, जिनकी पत्नी मनहर सिंह थी। उनके मौत के बाद अपने बेटे 2007 में ज्ञानू सिंह के साथ लखनऊ में चले गए। तभी से यह हवेली पूरा वीरान हो गई और वीरान और खाली पड़ी होने के कारण यहाँ दूर दूर से लोग इस हवेली को देखने और इसकी सुंदरता को देखने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा मकरही हवेली का इतिहास। आपने वीडियो में हमारा पूरा साथ दिया, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ऐतिहासिक जगह, रहस्यमयी घटना आदि मुख्य जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको किसी और रहस्यमयी जगह की जानकारी है तो हमें कमेंट करें। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो में दिया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नई जगह नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। हम उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के मकरही स्टेट के राजा ने कैसे बाबर की सेना से युद्ध किया, इसके बारे में बताने वाले हैं। मकरही हवेली का इतिहास काफ़ी गौरवपूर्ण समृद्धशाली रहा है। 13वीं सदी से इसका इतिहास मिलता है। राजा रणविजय सिंह के बारे में काफ़ी कुछ इतिहास देखने को मिला है, जिन्होंने बाबर की सेना से युद्ध भी किया था और उनके राज्य में गरीबों को भोजन वितरण किया जाता था। जनता भूखी हो यहाँ पर
आकर भरपेट भोजन करे, इसके लिए ढोल से डंका बजवाया जाता था। जो भोजन नहीं करना चाहता था उनको राशन दिया जाता था। 6-7 पीढ़ियों पहले मकरही हसवर का रियासत हुआ करता था। बाद में अलग होकर मकरही अलग रियासत बना, जिनके वंशज आज हसवर हवेली में मौजूद हैं। वर्तमान में बाबू संजय सिंह द्वारा 13वीं सदी का इतिहास की जानकारी कुछ इस प्रकार है। का जो माइग्रेशन है वो पाली सरोही राजस्थान से हुआ और पहले आजमगढ़ में हमारे पूर्वज आके रुके, फिर उसके बाद चाणीपुर, तब उसके बाद हसवर। और हमारे परिवार का इतिहास तो आप गूगल पे भी सर्च करें तो उस पर भी मिल जाएगा। हमारे पूर्वजों ने राजा रणविजय सिंह और उनकी पत्नी रानी जयराज कुंवरी, इन लोगों ने मीर बांकी की सेना से सन 1528 में युद्ध किया था। तो पहले राजा रणविजय सिंह जी ने 25,000 सैनिकों के साथ युद्ध किया, वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद उनकी पत्नी ने 3,000 महिला सेना बना के युद्ध किया और 1 साल तक छापामार युद्ध जारी रखा। एक बार मंदिर को उन्होंने कब्जा भी प्राप्त कर लिया, लेकिन मीर बाकी और बाबर की विशाल सेना के सामने वो न टिक सकी और वीर गति को प्राप्त हुआ। और दूसरा हमारे यहाँ का बड़ा प्रचलित इतिहास रहा है, हमारे यहाँ सदाव्रत चलता था। जैसे शाम को 6 बजे के बाद डंका बजता था और अनाउंसमेंट होता था कि कोई भी इस क्षेत्र में, इस इलाके में भूखा दुखा है तो वो आके या तो अपना राशन ले लें और या तो बना बनाया खाना के खा लें। तो ये काफ़ी समय तक चला, हमारे बाबा जी के समय तक ये चला। उसके बाद फिर स्टेट ज़मींदारी एबोल्यूशन एक्ट लागू हो गया, ज़मींदारी ख़त्म हो गई, तो उसके बाद ये प्रथा भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। और हमारे बाबा जी स्वर्गीय जितेंद्र मोहन सिंह जी, वो आखिरी तलपेदार थे इस तलपा के। और बस यही। भारत का पहला मुगल शासक था बाबर। 1526 से लेकर 1530 तक 4 साल के शासनकाल में अवध राज्य पर जीत हासिल करने के लिए उसने जिसे अपना सेनापति बनाया वह है मीर बागी। 1528 में मीर बागी ने अयोध्या में निर्मित राम मंदिर को ध्वस्त करके उसके नींव पर मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर को खुश करने के लिए उसने इसका नाम रखा बाबरी मस्जिद। यह आज भी विवाद का विषय है। बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए क्या बाबर ने मीर बागी को आदेश दिया था या फिर उसका ये अपना निर्णय था? ये विवाद बाबर के हस्तक्षेप से सुलझ सकता था, लेकिन मस्जिद निर्माण के दौरान ही 1530 में उनके देहांत के साथ ये विवाद और भी उलझ गया। तब से चला विवाद आज जाके अपने अंजाम तक पहुंचा। पर बीते हुए 500 सालों में लोगों ने बार बार ध्वस्त किया। जो बीजेपी की सरकार ने 5 अगस्त 2020 को हिंदू मुस्लिम में चल रहे विवाद को सही निर्णय तक पहुंचाया। बात 1528 की बात की है। राम मंदिर मीर बागी द्वारा तोड़ा जा चुका था और मस्जिद का निर्माण तीव्र गति से हो रहा था। इस निर्माण कार्य को रोकने के लिए अयोध्या पर कई छोटे छोटे राजा ने आक्रमण कर दिए, जिसमें शामिल थे मकरही के वंशज हसवर स्टेट के राजा रणविजय सिंह। अपने सैनिकों और कई छोटे छोटे राजाओं के साथ उन्होंने मस्जिद के निर्माण को 15 दिनों तक रोके रखा। मीर बागी के पास मुगलों की विशाल सेना थी, फिर भी सभी राजाओं ने पूरी क्षमता के साथ युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त होते रहे। रणविजय सिंह के बाद उनकी पत्नी जयराज कुमारी ने 3000 महिलाओं की सेना के साथ जन्मभूमि पर आक्रमण किया। महारानी की प्रबल भावनाओं को देखते हुए कई साधु संतों ने भी उनका साथ दिया। बाबर के मरने और हुमायूं के राजा बनने के बीच सेना का तालमेल बिगड़ा। इसी का फायदा उठाकर जयराज कुमारी ने
जन्मभूमि पर अधिकार जमा लिया। कुछ दिनों बाद शाही सेना ने हुमायूं के आदेश पर पूरी ताकत से हमला बोला और कई साधु सन्यासियों के साथ महारानी वीरगति को प्राप्त हुई। इस महान परिवार की कई पीढ़ियों ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। बाबर के विशाल सेना के सामने सभी लोग वीरगति को प्राप्त हुए। ठाकुर राजपूतों का इतिहास जानकर अवश्य ही गौरव की अनुभूति होती है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक अवश्य कर दें और वीडियो बनाने के लिए हमारा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो में अगर कुछ शंका दिखाई दे रहा है तो कमेंट अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जुड़ेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा ताकि हम आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो लाते रहें। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद भाइयों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर के एक विशाल वृक्ष के बारे में वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस वृक्ष के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वह वृक्ष अम्बेडकर नगर के साबुपुर गांव में मौजूद है। यह बसखाली से उत्तर दिशा में लगभग 10 किलोमीटर, टांडा से हंसवर के बीच लगभग सुलेमपुर से 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की दिशा में है। अब हम आपको वीडियो के माध्यम से इस वृक्ष के पास लेकर चलते हैं। यह बरगद का विशाल वृक्ष है। हमें कुछ लोगों से जानकारी मिली थी यह लगभग 6 बीघे में फैली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बरगद का विशाल वृक्ष लगभग 3 से 4 बीघे में फैला है। हमने यहाँ के आसपास के लोगों से इसके बारे में बहुत पूछा तो हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं है, सिवाय इसके यह कई सौ वर्ष पुराना है। इससे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। और कुछ लोगों ने यह भी बताया कि सूरज ढलने के बाद कोई घूमने नहीं आता यहाँ पर। और मेरे यह पूछने पर इस वृक्ष का इतना विशाल रहस्य क्या है। कुछ लोगों ने बताया इसमें ब्रह्म रहते हैं, जिससे कोई व्यक्ति इसकी शाखाओं को नहीं काटता। शनिवार और मंगलवार को कुछ लोग पूजा भी करते हैं। कुछ अंधविश्वासी लोगों ने बताया इसमें भूत प्रेत की आत्माएं भटकती रहती हैं, लेकिन गांव के लोगों ने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं यह वृक्ष सचमुच में 3 से 4 बीघे में फैला हुआ है। बसंत ऋतु में शायद ही सूर्य की किरणें जमीन तक पहुंच पाती हैं। यह वृक्ष देखने में अत्यंत सुंदर और मन मोहने वाली है, लेकिन शायद आप शाम को अकेले आएं तो डर जाएं। यहाँ पर हमेशा पक्षियों के चिड़चिड़ाने की आवाज़ें गूंजती रहती हैं। देखने में यह वृक्ष अत्यंत प्रभावशाली है। इसमें एक ही पौधे से इतनी शाखाएं फैली हुई हैं जो पुनः नए नए पौधों का निर्माण करती रहती हैं। तो शायद आप यहाँ पर आने के बाद ना बता पाएँ कि इसमें कौन सी सबसे पहले की शाखा फैली हुई है, क्योंकि सभी शाखाएं एक समान जुड़ी हुई हैं। वास्तव में यह एक अनोखी रहस्यमयी जगह है जहाँ पर इतना पुराना, इतना विशाल बरगद का पेड़ है। इस वृक्ष की छांव में एक नल भी है जिसका पानी बहुत ही शीतल और मीठा है। अगर आप सूरज ढलने के बाद इस जगह पर रुकें तो शायद आप की डर की वजह से आपके होश उड़ जाएं। यहाँ पर कई भोजपुरी डरावनी फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है। वास्तव में यह जगह रहस्यों से भरी हुई है। अगर भविष्य का आप हर एक वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम अम्बेडकर नगर के प्रत्येक तीर्थ स्थान, रहस्यमय जगह, किसानों की समस्या और उनका समाधान आधुनिक जानकारियाँ लाते रहते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
लटवे से कसा हुआ है। लटवे से कसा हुआ है। ठीक है महाराज जी, बैठिए, वहाँ अंदर जाइए, आराम करिए, वहाँ भोजन के इंतजाम करो, भोजन करो। अरे ठीक है महाराज जी। क्या हुआ महाराज जी? वो बोल रही कसावा। ठीक है महाराज जी, जाओ अंदर खाना बना, खाओ, आराम करो। आओ महाराज जी, तोड़ देखो। हाँ शाबाश, तोड़ महाराज जी। क्या हुआ महाराज जी? लड़वे से कसा है। अंदर चलिए, विश्रामालय में विश्राम करिए महाराज जी। नहीं उठ रहा। चलो थोड़ा आराम कर लो, अंदर हो जाओ, अंदर ले चले। हेलो आइए महाराज जी, आप उठा दो। अरे महाराज जी, आप कहाँ पीछे वाले थे? अच्छा, आप नेपाल से आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, चेकिंग में फंस गए थे। अच्छा 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 अच्छा, आपका अभी पूरा नहीं है, कार्यक्रम चल रहा है। आपका नाम क्या है महाराज जी? हमारा नाम वीर बहादुर सिंह थापा। वीर बहादुर सिंह थापा। तो अभी यही पढ़ने आप चले आ रहे हैं? नहीं, हमारी गाड़ी जो है अच्छा वहाँ सीमा पर रुकवा दी गई है। अच्छा, सीमा पे गाड़ी रोक दी गई है। दूसरी गाड़ी करके हमारे अच्छा, थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद तोड़िएगा। ठीक है महाराज जी, आइए महाराज जी, चलिए। क्या हुआ महाराज जी? क्या? अरे खड़े हो जाओ, क्या हुआ? चलो अंदर आराम करो, अंदर आराम करो। आओ महाराज जी, चलिए महाराज जी, चलिए थोड़ा। ठीक है महाराज जी, तोड़ दीजिए, तोड़िए। जाम है, अपने पास ही बात नहीं हुए, थोड़ा और मेहनत करो, कसरत करो, इस तरह कसरत करके। क्या हुआ? नहीं टूट रहा है? अच्छा, आप चलिए अंदर, थोड़ा आराम करते हैं। चलिए महाराज जी, कर दीजिए। लगा से और आवाज बोला हो। चलिए अंदर आराम
बिल्डिंग हो गया है। अच्छा आराम करिए, चलिए अंदर आराम कीजिए। तुम तो ना करो, थोड़ा आराम कर दीजिए, थोड़ा कर दीजिए। कैसा है? चलो अंदर खाने का इंतजाम है, खाना खाओ, आराम करो। अरे महाराज जी, आइए, तोड़ दीजिए महाराज, तोड़ दीजिए। थोड़ा और खा लो तो छुट्टी। अंदर भोजन ला, अंदर भोजन ला। अरे आगे महाराज जी, वाह भाभी भैया वाह। भैया लबन चूस ले हैं। ठीक है, चलो उठा महाराज जी, आप आइए। तोड़ना महाराज जी, तोड़ना, महाराज तोड़ना। क्या हुआ महाराज जी? थोड़ा आराम करो, उसके बाद फिर तोड़ना। आइए महाराज जी, आइए। कसरत करो, कसरत करो। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे को करता है। अच्छा, आइए महाराज जी, आप ये आइए को आजमाइए। हाँ एकदम तोड़ देगी। इसको तोड़ दे। हाँ तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। अरे हमारा खाती तोहरा के दुनिया में बदलने पाए। हमारा खाती तोहरा के दुनिया में बदलने पाए। भगवान बड़ी फुर्सत से ये दुनिया का जऊले पाए। महाराज जी
शरीफों के बस्ती में रहते हैं, हरामियों से भी रिश्ते हैं मेरे। शरीफों के बस्ती में रहते हैं, हरामियों से भी रिश्ते हैं मेरे। और तुम बिगड़ रहे हो जिसके किस्से सुनकर उस किस्से में भी हिस्से हैं मेरे। और आप कैसे लोग हो गया? अजीना मांगे है किसी से, अजीना मांगे है किसी से, ना किसी के पैर पड़े हैं। अजीना मांगे है किसी से, ना किसी के पैर पड़े हैं। जिससे चाहा तुम्हें, जिससे चाहा तुम्हें, जाने मेरी जाने मत तुझे किए बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। आराम करो, भोजन दे, भोजन। आइए महाराज जी, आप आइए, भोजन। आप ही जो आजमाइश करिए। नहीं तोड़ दोगे, जल्दी भोजन मिल जाएगा। सब आया थके मोटरों तोड़ के आप तोड़ दो। नहीं पहले तोड़ तो सही तभी लगाएंगे। तोड़िए धन। ना ना इधर सुनिए, ले जाएंगे, रुक जाते हैं, खराब मशीन रुक जाएगी। आइए महाराज, आप आइए। तकदीर बदल जाती है। अच्छा जी, तकदीर बदल जाती है।
भोज की टूर धनुया भोज की टूर धनुया ले जइबे हम रानी राजा बनब जवानी भोज की टूर धनुया ले जइबे हम रानी राजा बनब जवानी क्या हुआ महाराज जी? मुझे इसमें षड्यंत्र लग रहा भाई। षड्यंत्र लग रहा है? कैसा षड्यंत्र? मुझे लग रहा है इसमें नटबोल्ट कुछ है। अरे ये भगवान शंकर का धनुष है भाई, कोई षड्यंत्र नहीं इसमें। भाई इसमें षड्यंत्र लग रहा, मैं जांच करवाऊंगा। राजा जी ऐसा नहीं करेंगे, मैं जांच करवाऊंगा। एक बार प्रयास करता हूँ, उसके बाद पूरा आजमा लिया मैंने। आजमा लिया है, मुझे गोली एक रुपया जय हिंद भाइयों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रत्येक अम्बेडकर नगर के तीर्थ स्थान, ऐतिहासिक रहस्यमय जगह, दुर्घटना, हादसा, किसानों की समस्या और उसका समाधान आदि मुख्य समाचार लाते रहते हैं। तो भाइयों, बिना देर किए हुए आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भाइयों, आज के वीडियो में हम अम्बेडकर नगर के एक ऐतिहासिक रहस्यों से भरपूर जगह के बारे में बताने वाले हैं, जो जगह लगभग आज से 500 वर्ष पुरानी है। यहाँ के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यह बाबर के समय का बना हुआ है, जो अब खंडहर के रूप में बदल चुका है। भाइयों, सबसे पहले हम आपको उस जगह का परिचय बताएंगे, उसके बाद आपको वीडियो में उस जगह की पूरी जानकारी देंगे कि आखिर कब कैसे यह जगह हवेली से खंडहर के रूप में बदल गई। भाइयों, आपको बता दें कि यह जगह अम्बेडकर नगर के टांडा से हसुआ रोड के बीच प्लेनपुर से 3 से 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में नदी के किनारे स्थित है। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ पर लगभग 500 वर्ष पहले बादशाह लोग रहते थे, जो अजमेर से आए हुए थे, इसलिए इस जगह का नाम बादशाहपुर पड़ा। यहाँ पर बाद में एक गांव बसा दिया, जिस गांव का नाम अजमेरी बादशाहपुर पड़ा, जो गांव आज भी अजमेरी बादशाहपुर के नाम से चर्चित है। इस अजमेरी बादशाहपुर में 12 गांव बसे हुए हैं। यह हवेली पहले लगभग 1000 फीट ऊंची थी, लेकिन आज बरसात और नदी की बाढ़ की वजह से
यह एक खंडार में बदल चुकी है और इसकी ऊंचाई 300 से 200 फीट रह गई है, जो कि यहाँ पर मौजूद पुराने ज़माने की खपड़ा नदिया की वजह से इसके ऊपर कुछ कटीले पौधे भी उगे हैं, जिनका कई रोगों में उपचार में काम भी आता है। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ पहले बहुत सूखा पड़ा करता था, इसलिए बादशाह लोग नदी के किनारे बसे। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर शव को जलाने की व्यवस्था और दफनाने की व्यवस्था भी चली आ रही है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बाबा लोग एक मंदिर में रुके थे, जो अब टूट चुका है। इस खंडार में बरसात के मौसम में कई बार सोना, चांदी आदि कीमती धातुओं के आभूषण व बर्तन मिले हैं, जो बादशाह लोगों का संकेत और अवशेष के रूप में मिलते हैं। इस ऊंची पहाड़ी से लगभग 1 किलोमीटर पूर्व की दिशा में एक मंदिर है, जिस स्थान पर अभी लगभग 5 से 6 वर्ष पहले एक अष्टधात की मूर्ति मिली थी, जिसे कुछ लुटेरों ने नदी के मार्ग से रात में आकर पुजारी को मारकर और मूर्ति को चुरा ले गए। बाद में गांव वालों ने मिलकर पुनः इस मंदिर का निर्माण कर दिया। यहाँ पर लोग प्रतिदिन पूजा पाठ और स्नान के लिए आते हैं। अब आपको पुनः लेकर चलते हैं इसी खंडार पर। इस खंडार पर जो व्यक्ति आता है अपने आपको शांत और शीतल प्रदान करता है, और यहाँ की शीतल हवाएं लोगों के दिलों को छू जाती हैं। यह नदी कुछ वर्षों से 2 भागों में बटी हुई है, जो बीच में कुछ लोगों के खेती के काम में ली जाती है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आकर जो बीच में रेत की ज़मीन बची हुई है, वहाँ पर तरबूज और खरबूज की खेती करते हैं और अच्छी फसल भी उगाते हैं। यहाँ पर कार्तिक के महीने में मेला भी लगता है, जो दूर दूर से लोग इस जगह को देखने और स्नान करने के लिए आते हैं। यह घाट मदरावा घाट के नाम से जाना जाता है, जो लवर के लिए सबसे फेमस और शांत जगह माना जाता है। इस जगह पर लोग दूर दूर से पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और यहाँ की शीतल हवाएं लोगों के दिलों को छू जाती। पहाड़ी के नीचे एक लंबा दौड़ने वाला खेल का ग्राउंड है, जहाँ पर दूर दूर से बच्चे दौड़ने के लिए आते हैं और यहीं पर दौड़कर बहुत से बच्चे आर्मी में सेलेक्ट भी हुए हैं, जो आज हमारे देश की सेवा भी कर रहे हैं। तभी से यह जगह बहुत ही फेमस है और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे लोगों के दिलों को छू जाती हैं। इस पहाड़ी के नीचे फिल्म की शूटिंग भी होती रहती है, जिससे यह जगह यहाँ के लोगों के लिए आकर्षक केंद्र बना रहता है। इस पहाड़ी से 1 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में सती माता का मंदिर है, जो काफ़ी पुराना है, जहाँ पर पहले स्त्रियाँ पति के मर जाने के बाद उनके साथ सती होती रहती थी। यह मंदिर बहुत पुराना है, जो अजमेरी बादशाहपुर के प्राइमरी स्कूल के पास स्थित है। अजमेरी बादशाहपुर का कुछ संक्षिप्त इतिहास जो इस प्रकार है। अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज सिंह चौहान के पुत्र त्रिलोकनाथ सिंह चौहान, जो अजमेर से भागकर बादशाहपुर गांव में आकर रुके, तभी से इस गांव का नाम अजमेरी बादशाहपुर पड़ा। फिर उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, फिर उनका नाम तातार खां रखा गया। उनके 2 बेटे थे, फतेह बहादुर खां, नंबर 2 जलाल खां। फिर फतेह बहादुर खां को अजमेरी बादशाहपुर की रियासत मिली और जलाल खां को दहरा नौकी की रियासत मिली, जो सुल्तानपुर ज़िले में मौजूद है। फिर फतेह बहादुर खां के एक पुत्र हुए, जिनका नाम बाज बहादुर खां था। फिर बाज बहादुर खां के 3 पुत्र हुए, जिससे उनके बड़े पुत्र हसन खां के द्वारा आगे का वंशज चलाया गया, जो उनके वंशज आज भी अजमेरी बादशाहपुर में गांव में मौजूद हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भारत के उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर के
एक ऐतिहासिक रहस्यों और कहानियों से भरपूर हवेली के बारे में वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो हवेली आज भी अम्बेडकर नगर के मकरही गांव में मौजूद है, जो हवेली मकरही की हवेली के नाम से विख्यात है। दोस्तों, हमने इस हवेली के बारे में जानने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हमने कई लोगों से इस हवेली के बारे में सुना था और अंततः मेरे अंदर की जिज्ञासा और उत्प्रेरणा ने मुझे यहाँ तक पहुँचा ही दिया। जब मैं लोगों से पूछते हुए इस हवेली के पास पहुँचा तो मेरे अंदर की एक अजीब सी हलचल हुई। यहाँ पहले क्यों नहीं आया? शायद ये हवेली मेरे ही इंतज़ार में था। जब मैं एक टूटी हुई दीवार से चार दीवारी के अंदर गया तो इस हवेली की विशालता और सुंदरता ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। मैंने इस हवेली के ऊपरी मंजिल पर देखा, जहां कुछ बच्चे अपने दोस्तों के साथ सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे थे। तब मैं उन्हें झुंड में देखकर समझ गया कि ये झुंड में क्यों आए हैं। क्योंकि जब आप अकेले किसी पुराने डरावने स्थान पर जाते हैं तो ऐसा डर लगता है, ना आप किसी को बता सकते हैं और ना ही दिखा सकते हैं। मैंने सोचा था यहाँ पर सन्नाटा होगा, लेकिन इन लोगों को देखकर मेरे अंदर चेतना जगी। शायद इनसे हवेली के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। लेकिन इन लोगों से पूछने पर कुछ ने तो बताया कि वे पहली बार इस हवेली पर आए हैं, लेकिन आसपास के 2-3 भाइयों ने बताया यह हवेली कई सौ वर्ष पुरानी है और सूरज ढलने के बाद इस हवेली के अंदर डर की वजह से कोई नहीं आता। इसके अलावा इन लोगों से अधिक जानकारी ना मिल सकी। इस हवेली की बनावट ऐसी है कि यह हवेली दिन में खूबसूरत और रोमांचक लगती है, लेकिन रात में अगर आप कुछ क्षण इस हवेली में बिताएं तो शायद आप उन सभी चीज़ों को मानने लगेंगे जिनके बारे में आप सोचकर डर जाते हैं। भूत, प्रेत, आत्मा, शैतान, साया। डरने की एक दूसरी वजह और भी हो सकती है, जंगली जानवर, क्योंकि इस हवेली के चारों तरफ जंगली पेड़ पौधे हैं। हमें कुछ लोगों से जानकारी मिली कि यह कई लोगों ने रात में और दिन में समय निकालकर इसकी खुदाई भी करते हैं। किसको क्या मिला कौन जानता है, लेकिन यह सच लालच हर डर पर हावी हो जाता है। अब हम आपको इस हवेली के ऊपरी मंजिल से इस हवेली और इसके चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। यह हवेली लगभग 10 बीघे में फैली हुई है। इसके चारों तरफ से चार दीवारी बनी हुई है। यहाँ से उत्तर की दिशा में घाघरा नदी बहती है, जो इसके सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर इस हवेली के चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई पड़ती है। चार दीवारी से बाहर पूर्व में 2 मंदिर बने हुए हैं, जो मानवतावादी और आदर्शवादी सोच को दर्शाते हैं। अर्थात यह मंदिर लोगों को एक साथ ईश्वर की उपासना करने के लिए बनाया गया होगा। अर्थात सभी धर्म के लोग एक साथ इस मंदिर में बैठकर ईश्वर की पूजा कर सकें। तथा इस मंदिर के कुछ ही दूरी पर एक कुआं मौजूद है, जिसके जल से लोगों की प्यास बुझती रही होगी। अर्थात इस हवेली से पहले यह कुआं बना होगा। इस हवेली को बनाने में मदद भी मिलती रही होगी। भाइयों, अब हम हवेली की संरचना के बारे में वीडियो के माध्यम से बताते हैं। इस हवेली की बनावट अत्यधिक सुंदर और प्रभावशाली है।
कम से कम यह हवेली 150 वर्ष पुरानी होगी। यह हवेली तब भी वैज्ञानिक तर्क पर सोच विचार कर बनाई गई थी, क्योंकि इस हवेली की बनावट ही कुछ ऐसी है। हवेली में अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए चारों तरफ से दरवाजे लगाए गए हैं, जो अंदर आंगन में खुलते हैं। इस हवेली में इतने बड़े आंगन का निर्माण शायद गर्मी में शीतल हवा और ठंड में धूप पाने के लिए किया गया होगा, और सभी कमरे में इतने दरवाजे गर्मी से बचने के लिए लगवाए गए होंगे। हवेली के सामने से अंदर जाने पर एक बड़ा राजा का बैठक बना हुआ है, जो बताता है कि यह रियासत चलने पर सुनवाई इसी जगह पर होती रही होगी। इतने वर्षों पहले ही जमीन पर बिछाने वाले पत्थर यानी कि टाइल्स का निर्माण हो चुका था, जो टाइल्स आज भी अत्यधिक सुंदर है। इस हवेली के दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण उत्तर तक चारागाह की व्यवस्था रही होगी, जो पुराना होने के कारण लगभग टूट चुका है। मेरे आधार पर इस हवेली और इस हवेली के निर्माण के कलाकारों की जितनी अधिक प्रशंसा की जाए कम है। यह हवेली इतनी सुंदर और आकर्षक है कि अगर आप एक बार इस हवेली के अंदर आ जाएं, तो दोबारा शायद आप अपने आप को यहाँ तक आने से ना रोक पाएं। दोस्तों, इस हवेली का संक्षिप्त इतिहास कुछ इस प्रकार है। हमने हवेली के इतिहास के बारे में जानने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हमें कुछ ग्रामीणों से जानकारी मिली कि अगर आपको इस हवेली का सही इतिहास जानना है तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर हंसवर जाना होगा, जहाँ पर एक कोठी है। मुझे इस हवेली के बारे में जानना था, इसलिए मैं हंसवर पहुँचा। मेरी मुलाकात उस कोठी के वर्तमान मालिक ठाकुर राघवेंद्र प्रताप सिंह से हुई, जो उनका कुछ इंटरव्यू इस प्रकार है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, इसके पहले नहीं बता पाएंगे। माधव प्रसाद सिंह, किशन प्रसाद सिंह 2 सगे भाई थे। अब माधव प्रसाद सिंह से हम लोग हैं, किशन प्रसाद सिंह मकरही। और किशन प्रसाद को मकरही की रियासत मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत गहरा इतिहास तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कुछ जानकारी दी और बताया कि लगभग 1900 में नरेंद्र बहादुर सिंह थे, जिनकी पत्नी ठकुराइन चंद्रभान कुंवर थी। उनके बेटे का नाम कमला प्रसाद सिंह था, जिसे 1931 में मकरही की रियासत मिली। इनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा महेश्वरी प्रसाद सिंह, दूसरा बेटा हीरा सिंह, तीसरा बेटा चंद्र किशोर सिंह थे। महेश्वरी प्रसाद सिंह के बेटे का नाम अमर सिंह, जिनकी पत्नी मनहर सिंह थी। उनके मौत के बाद अपने बेटे 2007 में ज्ञानू सिंह के साथ लखनऊ में चले गए। तभी से यह हवेली पूरा वीरान हो गई, और वीरान और खाली पड़ी होने के कारण यहाँ दूर दूर से लोग इस हवेली को देखने और इसकी सुंदरता को देखने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा मकरही हवेली का इतिहास। आपने वीडियो में हमारा पूरा साथ दिया, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ऐतिहासिक जगह, रहस्यमयी घटना, आज मुख्य जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको किसी और रहस्यमयी जगह की जानकारी है तो हमें कमेंट करें। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो में दिया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नई जगह, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।